नाउ लेट्स टॉक अबाउट एटॉमिक स्ट्रक्चर। एटॉमिक स्ट्रक्चर के लिए बहुत सारे मॉडल्स दिए गए, जिसमें कि सबसे पहले डॉल्टन्स थ्योरी दी गई। डॉल्टन्स थ्योरी के हिसाब से हर मटेरियल जो है वो माइन्यूट पार्टिकल से कंपोज किया हुआ है, जिन्हें हम एटम कहते हैं। अकॉर्डिंग टू डॉल्टन, एटम जो थे इंडिविजिबल थे, यानी कि उनको सब डिवाइड नहीं किया जा सकता था। कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। सभी एटम्स जो थे एक एलिमेंट के, वो आपस में आइडेंटिकल थे फिजिकली एज वेल एज केमिकली, लेकिन एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट जो थे वो डिफरेंट थे प्रॉपर्टीज में। एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स जो थे उनको कंपेयर किया जा सकता है हाइड्रोजन एटम के साथ। कंपैरिजन में ये देखा गया कि रेडियस ऑफ हैवीएस्ट एटम 10 टाइम्स था हाइड्रोजन एटम के कंपैरिजन में, और मास 250 टाइम्स था हाइड्रोजन के कंपैरिजन में। तो हम समझ सकते हैं कि ये थ्योरी जो है काफ़ी हद तक गलत थी, क्योंकि इसमें एटम को इंडिविजिबल माना गया कि उसके और पार्टिकल्स नहीं हो सकते, वो और छोटा नहीं किया जा सकता, या वो किनसे मिलकर बना है इस बारे में कोई भी बात नहीं की गई। इसके बाद आया थॉमसन्स एटम मॉडल, जिसमें ये माना गया कि नहीं, एटम जो है वो डिविजिबल है, मतलब एटम से भी छोटा कुछ पॉसिबल होता है। इसको प्लम पुडिंग मॉडल भी कहते हैं, क्योंकि इसमें थॉमसन ने ये माना कि जो पॉजिटिव चार्ज है वो ऐसा होता है जैसे कि आपके तरबूज में जो खाने वाला पार्ट होता है, और जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो वैसे होते हैं जैसे कि आपके बीज होते हैं, यानी कि इलेक्ट्रॉन। तो थॉमसन ने ये समझाने की कोशिश करी कि आपका जो एटम है वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। जितना नेगेटिव चार्ज होता है उतना ही पॉजिटिव चार्ज होता है, लेकिन पॉजिटिव चार्ज जो है वो गूदे की तरह होता है, और जो नेगेटिव चार्ज है वो इलेक्ट्रॉन की तरह स्कैटर्ड किया हुआ होता है। ऑब्वियसली ये थ्योरी सेल्फ सफिशिएंट नहीं थी एक्सप्लेन करने के लिए, तो इसके शॉर्टकमिंग्स भी थे, जैसे कि स्पेक्ट्रम ऑफ एटम को ये एक्सप्लेन नहीं कर पाया। स्कैटरिंग ऑफ अल्फा पार्टिकल एक्सपेरिमेंट जो था वो भी इस मॉडल से एक्सप्लेन नहीं होता। फिर आया रुदरफोर्ड। रुदरफोर्ड का जो एक्सपेरिमेंट था स्कैटरिंग ऑफ अल्फा पार्टिकल बाय थिन गोल्ड फॉइल, उसमें उन्होंने ये देखा कि अल्फा पार्टिकल जो थे अधिकतम वो थे वो पास हो गए स्ट्रेट, और उन्होंने स्क्रीन पर फ्लैशेस प्रोड्यूस किए, जैसे कि गोल्ड फॉइल जो है उसमें कुछ है ही नहीं है, यानी एटम जो है वो हॉलो है। कुछ ही पार्टिकल थे जो कोलाइड किए एटम से और स्कैटर हुए या डिफ्लेक्ट हुए थ्रू कंसिडरेबली लार्ज एंगल्स। कुछ ही पार्टिकल्स थे जो टर्न बैक किए, मतलब 8,000 में से लगभग एक ही था जो वापस आया, बाकी या तो स्कैटर हो गए लार्ज एंगल से, और मैक्सिमम जो थे वो पास हो गए सीधे सीधे। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो पूरा पॉजिटिव चार्ज है वो ऑलमोस्ट होल मास ऑफ एटम है, और वो एक छोटे से पार्ट में कंसंट्रेटेड है, जिसको उन्होंने नाम दिया न्यूक्लियस। तो यहाँ से न्यूक्लियस का जो विचार था वो सबसे पहले एग्जिस्टेंस में आया। दूसरी बात ये कि इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो डिफ्लेक्ट नहीं कर सकते अल्फा पार्टिकल्स को अपने पाथ से, क्योंकि वो लाइट होते हैं वेट में। इसके अलावा इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो न्यूक्लियस के अराउंड सर्कुलर ऑर्बिट्स में रिवॉल्व करते हैं। तो इस मॉडल के अकॉर्डिंग पॉजिटिव चार्ज जो था वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होने की बजाय एटम के डायमेंशन में वो कंसंट्रेटेड था एक स्मॉल वॉल्यूम पर, और वो जो वॉल्यूम था वो था 10⁻⁻13 सेंटीमीटर इन डायमीटर। और ये जो सेंट्रल कोर था इसको नाम दिया गया न्यूक्लियस, जो कि सराउंडेड था बाय क्लाउड्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, जिसकी वजह से कि पूरा एटम जो था वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल था। मतलब इन्होंने भी माना कि एटम जो है वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, जितना पॉजिटिव चार्ज है उतना ही नेगेटिव चार्ज है, लेकिन पॉजिटिव चार्ज किस तरीके से रखा गया है इसके बारे में इनका विचार जो था वो थॉमसन से डिफरेंट था। अब हम बात करते हैं इम्पैक्ट पैरामीटर की। ये जो रुदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट है इसमें इम्पैक्ट पैरामीटर ज़रूर आपसे पूछा जा सकता है। तो इम्पैक्ट पैरामीटर का वैल्यू ये होता है। इम्पैक्ट पैरामीटर क्या है, तो आप यहाँ से समझ सकते हैं कि जब थीटा 180 होता है तो बी इक्वल टू क्या होता है, 0। यानी कि ये थीटा 180 मतलब जो पार्टिकल डिफ्लेक्ट हुआ उसके लिए, तो पार्टिकल पूरा का डिफ्लेक्ट क्या हुआ, वो डिफ्लेक्टेड बैक किया गया। तो थीटा बराबर 180 डिग्री के लिए बी बराबर क्या हो जाएगा, 0। तो ये एक तरीके से हमें बता रहा है कि न्यूक्लियस से हम कितनी दूर से निकल गए। रुदरफोर्ड मॉडल के फेलियर क्या थे, ये जो था स्टेबिलिटी ऑफ एटम को एक्सप्लेन नहीं कर पाया कि अगर इलेक्ट्रॉन क्लाउड वहाँ पर है और वो सर्कुलर पाथ में घूम रहा है तो फिर एनर्जी लॉस के कारण वो फाइनली कोलैप्स क्यों नहीं कर जाता। और दूसरा जो डिस्क्रीट नेचर है हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम का, उसको भी एक्सप्लेन नहीं कर पाया। तो इसके बाद आया तीसरा मॉडल, दैट इज बोर्स थ्योरी। तीसरा क्या, फोर्थ हो गया। ये इन्होंने एक्सप्लेन करने की कोशिश करी, लेकिन किसके लिए करी, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन लाइक एटम्स के लिए। इसके ऊपर ही हमसे सबसे ज़्यादा सवाल पूछे जाते हैं। इसमें रेडियस ऑफ ऑर्बिट्स के लिए फॉर्मूला दिया गया,
इसमें आप देख सकते हो कि आपका जो रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट है, इन्होंने भी वही कल्पना करी कि इलेक्ट्रॉन जो है वो ऑर्बिटल पाथ में मूव करते हैं। यहाँ पे रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट दिया गया n² z इंटू 0.53 एंगस्ट्रॉम, यानी रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट प्रोपोर्शनल टू n², यानी ऑर्बिट का जो नंबर है उसके प्रोपोर्शनल है, स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है z के, यानी जितना ज़्यादा बड़ा एटॉमिक नंबर होगा उतना ही छोटा रेडियस होगा। वेलोसिटी ऑफ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन्स, जो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं न्यूक्लियस के अराउंड, उसकी वेलोसिटी दी गई 2.2 इंटू 10⁻⁶ z/n से। तो ये सब आपको प्रोपोर्शनैलिटी ज़रूर ध्यान रखनी है कि किसकी क्या प्रोपोर्शनैलिटी रिलेशन था। ये लिए कैसे गए, तो सिंपल है, mv² बराबर k(q1 q2) अपॉन r² से इनको कैलकुलेट किया गया है, और k(q1 q2) अपॉन r² में q1 लिया गया न्यूक्लियस का चार्ज, q2 लिया गया इलेक्ट्रॉन का चार्ज, वहाँ से ये सारी इन्फॉर्मेशन आई है। फ्रीक्वेंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन ऑर्बिट, जो इलेक्ट्रॉन है उसकी फ्रीक्वेंसी क्या होती है, तो फ्रीक्वेंसी प्रोपोर्शनल टू द क्यूब ऑफ n होती है। इसमें मैक्सिमम हमसे प्रोपोर्शनैलिटी ही पूछी जा सकती है, बाकी तो वेलोसिटी हमारे पास है, रेडियस हमारे पास है, तो हम एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर फ्रीक्वेंसी सब कुछ निकाल सकते हैं, ठीक है। फिर एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन के पास यहाँ पर दो तरीके की एनर्जी होती है, एक तो मोशन के कारण उसके काइनेटिक एनर्जी होती है, दूसरा पॉजिटिव चार्ज यानी न्यूक्लियस से जो वो सर्टेन डिस्टेंस पर है उसके कारण पोटेंशियल एनर्जी भी होती है। टोटल एनर्जी जो होती है वो होती है -13.6 z² इलेक्ट्रॉन वोल्ट। माइनस साइन ये बताता है कि ये बाउंडेड सिस्टम की एनर्जी है। जैसे कि ग्रेविटेशन में हम पढ़ते हैं कि मास पार्टिकल की अर्थ ग्रेविटेशनल सिस्टम में पोटेंशियल टोटल एनर्जी क्या होती है, नेगेटिव। इसका मतलब वो पार्टिकल सिस्टम से बाउंडेड है। इन द सेम वे इलेक्ट्रॉन भी आपके न्यूक्लियस के साथ बाउंडेड है, इसलिए इसकी एनर्जी जो है टोटल वो नेगेटिव है। काइनेटिक एनर्जी जो है वो मैग्नीट्यूड में, काइनेटिक एनर्जी जो है वो टोटल एनर्जी के मैग्नीट्यूड के बराबर है, दैट इज 13.6 z²/n²। यानी इन दोनों फार्मूलों को सेपरेटली याद रखने की ज़रूरत नहीं है, कोई भी एक फार्मूला याद रख लीजिए, बाकी प्लस माइनस का ध्यान रखिए। टोटल एनर्जी के साथ याद रखने में कोई दिक्कत नहीं है, बाउंडेड सिस्टम की एनर्जी है तो नेगेटिव होना ज़रूरी है, काइनेटिक एनर्जी नेगेटिव नहीं हो सकती तो उसे प्लस में याद रखना है। पोटेंशियल एनर्जी जो होती है वो ट्वाइस ऑफ टोटल एनर्जी होती है, यानी आपका जो फार्मूला था उसको 2 से मल्टीप्लाई करना है। यहाँ नेगेटिव साइन आएगा ऑब्वियसली, यही नेगेटिव एनर्जी जो है आपके सिस्टम को बाउंड करके रखती है। काफ़ी कुछ ये ग्रेविटेशन जैसा ही है। हाइड्रोजन एटम के लिए बात हम करें तो पहला जो ऑर्बिट है हमारा उसकी एनर्जी है -13.6, दूसरे की है -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तीसरे की है -1.51 और चौथे की है -0.84 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अगर आप सोच रहे हैं कि ये वैल्यूज़ मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, तो इसलिए बता रहा हूँ ताकि सवाल करते वक्त आप इन वैल्यूज़ को हैंडी ही रखें और तुरंत काम में ले लें। ऑर्बिटल करंट की बात करें, अच्छा इन वैल्यूज़ पर नज़र डालने से एक बात और मालूम पड़ती है कि जैसे जैसे हम न्यूक्लियस से दूर जा रहे हैं, जैसे जैसे हमारा n बढ़ रहा है, ऑर्बिटल की संख्या बढ़ रही है, तो ऑर्बिट का नंबर बढ़ रहा है, तो हमें पता लग रहा है कि हमारी एनर्जी लेस नेगेटिव होती जा रही है, यानी पॉजिटिव की तरफ बढ़ रही है। लेस नेगेटिव होने का मतलब हमारा जो सिस्टम है वो लेस बाउंडेड होता जा रहा है। तो ऑब्वियसली हम देखते हैं कि आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स ही ट्रांजिशन करते हैं इधर से उधर। उसका रीज़न यही है कि उनकी जो एनर्जी होती है वो लेस नेगेटिव होती है। ऑर्बिटल करंट की बात की जाए तो ऑर्बिटल करंट का फिनोमिनन हम इलेक्ट्रिसिटी के करंट इलेक्ट्रिसिटी के चैप्टर से पढ़ते आ रहे हैं कि अगर एक इलेक्ट्रॉन एक सर्कुलर पाथ में मूव करता है और सर्कुलर पाथ पर हम कोई पॉइंट ले लें तो हम ये एज्यूम कर सकते हैं कि वहाँ पे करंट फ्लो कर रहा है। तो ये जो करंट है ये प्रोपोर्शनल टू z² होता है। एंगुलर मोमेंटम तो ये तो हम जानते ही हैं, mvr बराबर nh/2π। बहुत इंपॉर्टेंट कंक्लूजन था बोर्स थ्योरी का कि आपका जो एंगुलर मोमेंटम होता है वो h/2π का इंटीग्रल मल्टीपल होता है। इसी के बेस पर हमारा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n डिफाइन किया जाता है। अब बात करते हैं स्पेक्ट्रल लाइंस की, जो बोर ने एक्सप्लेन करने की कोशिश की। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। प्रेस बेल आइकन फॉर इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशंस एंड अपडेट, ताकि टाइमली आपको सभी इंपॉर्टेंट अपलोड्स मिलते रहें। आप हमारा ब्लॉग भी विजिट कर सकते हैं, दैट इज़ क्वेश्चन नहीं बनता blogspot.com, जहाँ पे आपको सभी लेक्चर्स के रिटन फॉर्मेट में जो नोट्स हैं वो अवेलेबल हैं और क्वेश्चंस के सोल्यूशन अवेलेबल हैं। आपको कोई सजेशन है तो आप मुझे मेल कर सकते हैं, मेरा मेल ID यहाँ दिया हुआ है। फेसबुक पेज और इंस्टा पे आप टिप्स ऑफ द डे के लिए ज्वाइन कर सकते हैं।